हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बहादुरी स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर को मैं ए टू जेड चैप्टर ही कंप्लीट करूंगा और आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जैसे कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं फर्स्ट टर्म के, उन सभी टॉपिक्स को कवर करके इस चैप्टर को आपको फुल्ली मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, चाहे वो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हो, ठीक है, अब सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। आप सब लोग जानते हैं सेल क्या है। सेल एक ऐसी बेसिक यूनिट है ह्यूमन बींग्स की या फिर लाइफ की पूरी अर्थ पर, चाहे वो हम एनिमल्स की बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे हम ह्यूमंस की बात करें, सभी के लिए सेल एक बेसिक यूनिट है। क्योंकि सेल एक ऐसी यूनिट है जो कई सारी सेल्स को मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और एक फुल्ली डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि सेल है क्या। इंट्रोडक्शन टू सेल। द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो जो सेल है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल की। ठीक है, तो सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। ठीक है, अब व्हाई आर सेल इंपॉर्टेंट। सेल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सेल जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सेल ही डिवाइड होते हैं। जब कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटा होता है तो उसके सेल भी छोटे होते हैं, बट धीरे धीरे जैसे वो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ पकड़ता है, ग्रो होता है, तो उसके जो सेल्स हैं वो भी डिवाइड होके और मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, सेल कैरी आउट लाइफ प्रोसेस, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन। इन सभी चीजों में हमारा जो सेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो ग्रोथ हो, रेस्पिरेशन हो या फिर रिप्रोडक्शन हो। ठीक है, एवरी फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑकर एट द सेलुलर लेवल। सभी सेल के लेवल पे होती हैं। अब जैसे कि आपने खाना खाया, ठीक है, अब वो खाना आपके ब्लड में जाके मिक्सअप होता है और ब्लड में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है। वो कैसे होता है? आपने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, अब आपके जो स्टमक के एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं उस फूड को बहुत ही छोटे छोटे माइनर कंपोनेंट्स में, और वो हमारे ब्लड में जाके मिक्स होता है और वो हमारे सेल में ट्रांसफर होता है। सेल्स जब उसको एब्जॉर्ब करते हैं तभी आपकी बॉडी में एनर्जी आती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो हमारे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, परफॉर्म ऑल लाइफ फंक्शंस। एग्जांपल्स एमेबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये जो हमारे एग्जांपल्स हैं, चाहे वो एमेबा हो, चाहे पैरामीशियम या फिर बैक्टीरिया, ये सभी यूनिसेलुलर सेल होते हैं, मतलब कि सिंगल सेल। अब इनके अंदर सिंगल सेल होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। मेड अप ऑफ मेनी सेल्स ईच स्पेशलाइज्ड फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें या ह्यूमंस की बात करें। की फैक्ट है यहाँ पे, द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 37 ट्रिलियन सेल्स। जो ह्यूमन बॉडी है वो अप्रोक्सीमेटली 37 ट्रिलियन सेल्स को अपने पास रखती है और उन्हीं से हमारी बॉडी बनती है। आइए इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, सेल, अब सबसे पहले तो एक सेल होता है, ठीक है, उसके बाद सेल जो कन्वर्ट होता है, हमारा सेल कन्वर्ट होता है टिश्यूज में। कई सारे ग्रुप ऑफ सेल की जब हम बात करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है टिश्यूज में। अब जो टिश्यूज हमारे होते हैं वो टिश्यू हमारे कन्वर्ट होते हैं ऑर्गन में, और ऑर्गन जो कन्वर्ट होते हैं, कई सारे ऑर्गन मिलके जो बनते हैं वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, कई सारे ऑर्गन है। देखो यहाँ पे हमारा स्टमक आ गया, लीवर आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनिक्रियाज, सारी चीजें कहां पे होती है? सारी चीजें हमारे ऑर्गन सिस्टम में इंक्लूडेड होती हैं। उसके बाद एक पूरा ऑर्गन यहाँ पे क्रिएट होता है। ठीक है, पूरा ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनिज्म बनता है हमारा, कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स को मिला के। उसके बाद अब ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, वो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स को मिला के बना होता है। अब ये क्या है? इनकी बेसिक यूनिट क्या है? इनकी बेसिक यूनिट एटम्स है ना। तो इसी तरीके से ये सेल्स जो होते हैं, ठीक है, और या फिर हम बात करें एटम्स की, वो भी क्रिएट करते हैं एक बड़ा मैटर, एक मैटर क्रिएट करते हैं, और वैसे हमारे जो सेल्स हैं वो क्रिएट करते हैं एक ऑर्गेनिजम्स। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल। तो डिस्कवरी ऑफ सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको भी इजीली यहां से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। रॉबर्ट हुक जो थे हमारे एक ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी की किसकी? सेल्स की। 1665 में इन्होंने डिस्कवरी करी यूजिंग दिस सेल्फ डिजाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इन्होंने सेल्फ डिजाइन कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया जिससे इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी। हुक ऑब्जर्व थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। अब कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक ऐसी चीज होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक ट्री है, ठीक है, उस ट्री की इन्होंने कॉर्क को लिया, बार्क में से कॉर्क को लिया और उसको इन्होंने डिस्कवर किया, वहां पे सेल्स प्रेजेंट है। अब सेल्स अगर प्रेजेंट है वहां पे तो
टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर कंपार्टमेंट्स मिले इनको इस तरीके के, जैसे यहाँ पे दिए हुए इस तरीके के इनको टाइनी बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स मिले उस बार्क के अंदर जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। क्यों? क्योंकि जो सेल्स होते हैं, सेल्स आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आईज। नेक्ड आईज से हम सेल्स को देख ही नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप ही यूज करना पड़ेगा, उसी से हम सेल्स को देख पाएंगे। अब उन्होंने उसको नाम दिया सेल, ठीक है, द लैटिन वर्ड। अब देखिए सेल जो वर्ड है वो कैसे बना, एक लैटिन वर्ड था सेल्यूला जिसका मतलब स्मॉल रूम्स होता है, उससे हमारा सेल वर्ड बना। दिस वाज द फंक्शन फर्स्ट टाइम वर्ड सेल, ठीक है। वर्ड सेल को फर्स्ट टाइम प्रपोज किन्होंने किया? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद एंटोनिन जो 1664 में इन्होंने द डच साइंटिस्ट ल्यूविनॉक बिकम द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व द लिविंग सेल यूजिंग हाई पावर माइक्रोस्कोप बिल्ट हिमसेल्फ। अब देखिए उसके बाद एंटोनिन वैन ल्यूविनहॉक ने भी डिस्कवर किया सेल को, ठीक है। कब किया? 1674 में। इन्होंने भी एक लिविंग सेल को डिस्कवर किया और हमारे सामने फर्स्ट टाइम सेल वर्ड को लेके आए। तो ये दोनों साइंटिस्ट का बहुत ही वाइटल रोल प्ले था सेल को डिस्कवर करने के लिए। तो आइए इस चैप्टर को आगे और स्टार्ट करते हैं। सेल थ्योरी, कैलेडन सचवान, इन्होंने क्या किया था 1838 टू 1839 में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इन्होंने बताया कि जो हमारे सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सेल के ही बने होते हैं एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। एवरीथिंग वेदर द प्लांट एनिमल इज मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तो सिंगल सेल से भी बने हो सकते हैं और मोर सेल से भी बने हो सकते हैं। उसके बाद हमारे जो वेचो थे उन्होंने 1855 में omnis cellula and cellula all cell are arise with pre-existence cells, new cell are cannot be created from the living organism, they are originated only from the existing living cells। अब इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई एक सेल है, ठीक है, अब वो सेल क्या करेगा, फर्दर डिवाइड करके, अपने आप को डिवाइड करके न्यू सेल्स क्रिएट करेगा, ठीक है, न्यू सेल्स बनाएगा। अब इन्होंने ही ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि जो न्यू सेल्स होंगे हमारे वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनेंगे। न्यू सेल कहीं से नहीं आएगा एकदम से, बट जो हमारे एग्जिस्टिंग सेल होंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, उन्हीं से ही न्यू सेल्स का क्रिएशन होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल, सेल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए सेल जो होते हैं हमारे वो काफी डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर सेल हो गए, मल्टी सेलुलर सेल हो गए, जो अभी तक हमने देखा। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट सेल्स जो होते हैं वो कैसे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। एवरी लिविंग सेल शेयर कॉमन डिफाइनिंग फीचर दैट मेक इट्स फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब कुछ ऐसे डिफाइनिंग फीचर्स, मतलब कि जैसे कोई अगर सेल हमारा परफॉर्म करता है, लाइक क्लोरोप्लास्ट हुआ, क्रोमोप्लास्ट हुआ, ल्यूकोप्लास्ट हुआ, ये सब डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम अलग फंक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि हमारा आई सिस्टम हुआ, ठीक है, आई भी तो एक ऑर्गन सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, नर्वस सिस्टम हुआ, ये सभी हमारे ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दीज characteristic distinguish between the living and non-living matter and apply all organism from the simplest bacteria to complex multicellular plant and animal। अब ये सिंपलेस्ट बैक्टीरिया से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे प्लांट और एनिमल्स होते हैं, उनमें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और वहीं पे अगर कोई सिंगुलर सेल होगा हमारा, मतलब कि यूनिसेलुलर सेल होगा, वो एक बेसिक फंक्शन ही परफॉर्म कर पाएगा। जैसे यहाँ पे की फीचर्स दिए हुए, मेम्ब्रेन बॉर्न ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कंटेन्स साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। आगे हम सेल का डायग्राम भी देखेंगे जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गन्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। पॉजेस जेनेटिक मटेरियल्स, डीएनए, डीएनए जो होता है हमारा, जो हमारे जेनेटिक हेरिडिटी को कैरी आउट करता है, जेनेटिक मटेरियल्स को, जीन को हमारे ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डीएनए की फुल फॉर्म होती है हमारी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आप जरूर याद रखना, कई बार एमसीक्यू के क्वेश्चंस में डीएनए की फुल फॉर्म आ जाती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो कैरीज आउट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डिफरेंट जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सेल शेप एंड साइज, अब जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी शेप क्या होती है और उनका साइज क्या होता है। तो सबसे पहली चीज जो हमारी सेल शेप्स होती है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारा सेल होगा, ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमारे दो सेल होते हैं, एक होते हैं प्लांट सेल, ठीक है, जिनको हम बेसिकली क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक होते हैं एनिमल सेल, ठीक है। तो जो हमारा प्लांट सेल होगा वो ऑलवेज एक रेगुलर शेप में होगा, ठीक है, एक रेगुलर शेप में होगा, मतलब एक फिक्स शेप में होगा ज्यादातर, और ये शेप हमारी कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। वहीं पे हमारा जो एनिमल सेल होगा वो एक इररेगुलर शेप में होगा, उसकी शेप कभी फिक्स नहीं होती, वो किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर याद रखना क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा पेपर में, आप लोग याद रखना, ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बीच बीच में यहाँ पे मेंशन करता रहूंगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आप जरूर याद करना।
तो स्फेरिकल शेप होती है सेल्स की, चाहे हम एग ओव्यूम की बात करें, क्यूबॉइडल भी होती है जो हमारे किडनी ट्यूबल्स होते हैं उसकी, कॉलिनर की इंटेस्टाइनल लाइनिंग होती है, एलोंगेटेड नर्वस सेल, ठीक है, ये एलोंगेटेड होते हैं, डिस्क शेप होते हैं हमारे आरबीसी के सेल्स, आपने देखे होंगे जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो डिस्क शेप होते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है सेल साइज एंड स्केल, स्मॉलेस्ट माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है, 0.1 म्यू मीटर। म्यू जो होती है वो एक सबसे छोटी बहुत ही बेसिक यूनिट होती है लेंथ की, ठीक है, ये जो यहाँ पे दी हुई है ये बहुत ही लेंथ की सबसे बेसिक यूनिट होती है, याद रखना म्यू, ठीक है। तो म्यू मीटर जो हो गए हमारे, ये साइज होता है हमारे सेल का। रेड ब्लड सेल्स 7 म्यू मीटर होते हैं, जो ऑस्ट्रिच एग के सेल होते हैं वो भी लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है हमारा। ऑस्ट्रिच का जो सेल होगा वो सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल होगा हमारा। नर्व सेल मेड अप ऑफ 1 मीटर टू लॉन्ग, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग होते हैं हमारे जो नर्व सेल होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ सेल्स हमारे क्या क्या होते हैं, तो यहां पे दो टाइप के बेसिक हमारे सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एक होते हैं हमारे प्रोकार्योटिक सेल्स, एक होते हैं हमारे यूकार्योटिक सेल्स। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट और कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है, प्रोकार्योटिक सेल्स क्या होते हैं और यूकार्योटिक सेल क्या होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल्स नो ट्रू मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, होता है बट लेकिन विजिबल नहीं होता। विजिबल जो होता है वो हमारे यूकार्योटिक सेल्स का फुल्ली मैच्योर न्यूक्लियस विजिबल होता है। प्रोकार्योटिक सेल हमारे एक इमैच्योर सेल होते हैं, इनको आप एक इमैच्योर सेल भी कह सकते हो, इमैच्योर सेल्स होते हैं, और ये हमारे एक प्रॉपर मैच्योर सेल होते हैं, ठीक है, जो यूकार्योटिक सेल होते हैं। तो इमैच्योर सेल की अगर मैं बात करूं तो इमैच्योर सेल मतलब सेल्स फुल्ली डेवलप नहीं होते या फिर फुल्ली मैच्योर नहीं होते, उनके ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। प्रोकार्योटिक सेल्स जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है इनके पास भी, लाइज फ्रीली इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमता रहता है जो इनका डीएनए होता है न्यूक्लियोटाइड्स रीजन के आसपास, और सिंपल स्ट्रक्चर विद नो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स, इसके अंदर ऑर्गेनल्स ही प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, यहाँ पे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। 1 to 10 म्यू, एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी की, ठीक है, नो न्यूक्लियस, सिंपल एंड एंशिएंट, ठीक है, बहुत ही पुराने होते हैं। अब अगर हम बात करें यूकार्योटिक सेल की, हैज ए वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, इनके पास वेल मेम्ब्रेन बॉन्ड डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस होगा इनका, देखिए ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये फुल्ली वेल डिफाइंड है, ठीक है। और जो हमारे प्रोकार्योटिक सेल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस होता है वो फुल्ली डेवलप्ड भी नहीं होता और फुल्ली डिफाइंड भी नहीं होता, ठीक है। कंटेनिंग डीएनए, डीएनए इनके पास भी होता है, कंटेन कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया होता है इनके पास, ईआर होता है, गोल्गी अपार्टस होता है, लार्ज इन साइज। ये सभी जो ऑर्गेनल्स है प्लांट के, इनको भी हम, जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं, इनको भी हम आगे चल के सारे आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एग्जांपल है यहाँ पे प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगी, ठीक है। ट्रू न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स होते हैं और काफी एडवांस सेल होते हैं, ये हमारे एक मैच्योर सेल होते हैं फुल्ली, ठीक है। तो प्लांट सेल को देखते, देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस आपका जरूर आएगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन जरूर आएंगे इससे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्लांट सेल से। प्लांट सेल होता क्या है, प्लांट सेल के अंदर क्या क्या हमारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको अब हम देखते हैं। प्लांट सेल हैज ए सेल वॉल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होगी ही होगी, जरूर होगी प्लांट सेल, ठीक है। सेल्यूलोज की बनी हुई होती है फॉर रिजिडिटी, ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। ए लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल, वॉक्यूल जो वेयर हाउस ऑफ सेल होता है वो इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, फॉर प्रेशर, प्रेशर क्रिएट करने के लिए, सेल्स को प्रोवाइड करने के लिए, जो भी स्टोर करता है, क्योंकि हमारे जो वॉक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं, और वेयर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी होता है प्लांट सेल में, तो फोटोसिंथेसिस ऑब्वियस सी बात है होगा, क्यों, प्लांट्स जो होते हैं हमारे वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनका, मतलब के सेल्फ मेड फूड, सेल्फ मेड फूड, ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है, ये अपना खाना खुद ही क्रिएट करते हैं, खुद ही बनाते हैं, किससे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ठीक है। ए न्यूक्लियस एंड कंट्रोल, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो इनका कंट्रोल सिस्टम होता है, एक तरीके से आप न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द एनर्जी, ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल्स, एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करता है। अब एटीपी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, देखिए एटीपी मॉलिक्यूल्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं एडेनो, एडेनोसाइड ट्राई फॉस्फेट। अब ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं एक करेंसी ऑफ एनर्जी फॉर दी सेल्स, सेल्स को एक करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं इसको हम, क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट होती है जो सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। एटीपी मॉलिक्यूल्स ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, इसीलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है, यही रीजन है इसका, इसके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर आते हैं। उसके बाद हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, एक होता है हमारा आरईआर, एक एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है हमारा गोल्गी अपार्टस फॉर द पैकेजिंग ऑफ द
एंड सिक्रीशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सेल वॉल होता है, देखिए यहाँ पे प्लांट सेल में प्रोटेक्शन के लिए एंड शेप के लिए। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। वॉक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, न्यूक्लियस होता है कंट्रोल सेल ऑल एक्टिविटीज बिकॉज इट्स अ ब्रेन ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया होता है एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, एनिमल सेल, तो यहाँ पे एनिमल सेल का डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एनिमल सेल होते क्या है, देखिए एनिमल सेल एक यूकार्योटिक सेल्स होते हैं हमारे, जो कि फुल्ली डेवलप्ड और मैच्योर सेल होते हैं। इनके अंदर एन एनिमल सेल इज द यूकार्योटिक सेल विथ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स। ये भी फुल्ली डेवलप्ड हमारे ऑर्गन्स होते हैं। इसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सारे फुल्ली डेवलप्ड और मैच्योर होते हैं। इट लैक्स एंड इज सेल वॉल, मतलब कि यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। देखिए सेल वॉल का काम क्या होता है, सेल वॉल जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो करती है इन एंड आउट किस चीज का, जो हमारे एनर्जी, प्रोटीन या फिर जो भी हमारा न्यूट्रिशन ट्रांसफर होता है सेल के अंदर, वो हमारी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के थ्रू होता है। ठीक है, एंड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट होता नहीं है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इट लैक्स, लैक्स मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, लैक करता है इसमें। की स्ट्रक्चर्स क्या है, इंक्लूड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, गोल्गी अपार्टिस है, लाइसोसोम्स है, लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग आप लोगों ने पढ़ा होगा, सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। की ऑर्गेनल्स क्या क्या है वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने आप पीपीटी इस तरीके से बनाई है कि आप लोग इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, और यहाँ पे आपको जो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो सारे अवेलेबल रहे। न्यूक्लियस कंट्रोल सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन, सेंट्रियोल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन भी होता है, आपने पढ़ा होगा बाइनरी डिवीजन होता है, बाइनरी सेल डिवीजन होता है। ठीक है, उसको हम बाइनरी फिजन भी कहते हैं। लाइसोसोम्स, वेस्ट मटेरियल रिमूवल, सुसाइडल बैग्स, गोल्गी apparatus, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ईआर ट्रांसपोर्टेशन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। ठीक है, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स इसके जो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, वैक्यूल्स वो लार्ज बहुत ही साइज में होंगे। प्लास्टिड्स होते हैं। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स एक वो मटेरियल होता है जो प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, क्रिएट करता है क्लोरोप्लास्ट को। जब भी तो प्लांट्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसीलिए प्लांट्स जो होते हैं हमारे वो ग्रीन कलर के होते हैं। सेंट्रियोल्स होते हैं यहाँ पे एब्सेंट, सेंट्रियोल्स इसमें होते ही नहीं है। सेंट्रियोल्स का काम क्या था, वो हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट थे सेल डिवीजन के लिए, बट यहाँ पे सेल डिवीजन के लिए प्रेजेंट नहीं होते हैं। लाइसोसोम्स रेयर, बहुत ही रेयर होते हैं, मतलब लेस अमाउंट में आप लाइसोसोम्स को कह सकते हो यहाँ पे। एनिमल सेल में क्या क्या होता है, नो सेल वॉल, सबसे पहले याद रखना सेल वॉल नहीं होती एनिमल सेल में। सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम्स प्रोमिनेंट होते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वर्केबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी और प्लांट बॉडी सिस्टम में बहुत ही डिफरेंस है। प्लांट बॉडी होते हैं वो एक सेल्फ मेड फूड को कंज्यूम करते हैं, मतलब वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, मतलब कि एनिमल सेल्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड और फॉर द न्यूट्रिएंट्स। व्हाई, क्योंकि देखिए प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स क्या बना सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि जो एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं, अब देखिए गाय वो खाती है घास, ठीक है, अब टाइगर है, लॉयन है, वो लोग जंगल में रहते हैं, वो लोग क्या खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं। ऐसे ह्यूमन बींग्स भी, ह्यूमन बींग्स आर ऑमनिवोरस, वो लोग प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, राइट। कुछ नॉनवेज होते हैं, कुछ वेजिटेरियंस होते हैं। ठीक है, नॉन प्लास्टिड्स, स्मॉल एंड नो वैक्यूल्स। ठीक है, अब इसके अंदर प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट नहीं होते और बहुत ही स्मॉल वैक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वन बाय वन हर एक सेल ऑर्गेनल को एक्सप्लोर करने से पहले मैं आपको एक प्लांट सेल और एनिमल सेल क्रिएट करके दिखाता हूं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, ऑर्गेनल्स तो बहुत सारे होते हैं, बट मेन जो ऑर्गेनल्स है वो सभी आपको याद होने चाहिए। मैं यहां पे आपके सामने एक प्लांट सेल को क्रिएट करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक जो हमारा प्लांट सेल का ऑर्गन है वो है सेल वॉल। ठीक है, ये है हमारी सेल वॉल जो प्लांट के आउटर रीजन में क्रिएट होती है और प्रोटेक्ट करती है प्लांट सेल को। ठीक है, अपने जितने भी प्रिमिटिव एनर्जीज को इन करने में और आउट करने में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये सभी हमारे क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, उसके बाद गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस जो हमारा होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से आप डायग्राम अपनी बुक पे कॉपी में भी बना सकते हैं। फिर हमारे लाइसोसोम्स। अब देखिए प्लांट सेल में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं और कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये हमारे जो येलोइश कलर का पार्ट है यहाँ पे, ये हमारे लाइसोसोम्स है। ठीक है, फिर आती है मेम्ब्रेन। ये वाली जो इंटरनल मेम्ब्रेन यहाँ पे क्रिएट हुई है अभी, ये जो आपको दिख रही होगी अंदर की साइड से, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है हमारी प्लांट सेल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन आउटर होती है और जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इनसाइड में होती है। उसके बाद आते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये जो रेड कलर का यहाँ पे पार्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, फिर हमारा आता है न्यूक्लियस, द ब्रेन ऑफ सेल। जो हमारा न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट है ये है हमारा ब्रेन ऑफ सेल। देन राइबोसोम्स। अब देखिए राइबोसोम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हो गए।
ये रहे हमारे राइबोसोम्स। देखिए यहाँ पे ये हमारे जो प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर के ये राइबोसोम्स है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के नियर में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमारा आएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये जो एरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ये हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं, ठीक है। This. उसके बाद हम देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हुए ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि हमारे रीजन के पास ही प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखेंगे वॉक्यूल्स। देखिए वॉक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे बड़े साइज का जो हमारा ऑर्गेनेल होता है प्लांट सेल में, वो वॉक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पूरा प्लांट सेल है, ठीक है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं हमारा प्लांट सेल, ठीक है। ये प्लांट सेल हमने कंप्लीट कर दिया है। तो ये है हमारे प्लांट सेल के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स, जिनको मैंने आपको वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन करा। अब इनको थ्योरेटिकल वे में हम चेक करते हैं, पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, क्या बेसिक स्पेसिफिक फंक्शंस ये परफॉर्म करते हैं। तो आइए अब समझते हैं एनिमल सेल को। जैसे मैंने आपको प्लांट सेल समझाया, वैसे ही मैं आपको अब एनिमल सेल के बारे में समझाऊंगा कि एनिमल सेल क्या होता है और क्या क्या ऑर्गेनल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इस ऑर्गेनल्स को हम सभी को देखेंगे। अभी हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, उसके बाद हम थ्योरेटिकली देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सेंट्रोजोम्स। जो सेंट्रोजोम्स है हमारे, ये प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर। उसके बाद बात करते हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स की। जो इसका आउटर पार्ट होता है पूरे सेल का, उसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है एनिमल सेल में। उसके बाद है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स ये रहे, जिनको कि हम सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये सारा वेस्ट मटेरियल को कैरी करते हैं और फिर ब्लास्ट हो जाते हैं सुसाइडल बैग्स की तरह। जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट होता है, वैसे ही ये ब्लास्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये दिया हुआ देखो, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, ठीक है। आप देखेंगे ये हमारा पूरा एनिमल सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया ट्यूब भी दिखा देता हूं आपको, देखिए यहाँ पे भी प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, इसीलिए ये हमेशा सेंटर में रहता है। और इसी की बेसिस पे जितने भी हमारे एक्टिविटीज होती हैं सेल की, वो सभी न्यूक्लियस के थ्रू ही कंट्रोल होती है। ये है हमारा प्रॉक्सिमा। राइबोसोम्स देख लेते हैं। राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। राइबोसोम्स भी है हमारे दो तरीके के हैं इसमें। एक तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ये आउटर साइड में जो प्रेजेंट है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फिर है हमारे वॉक्यूल्स। देखिए वॉक्यूल्स इसके अंदर बहुत छोटे साइज में होते हैं कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो वॉक्यूल है हमारे, वो बहुत बड़े साइज में होते हैं, और जो एनिमल सेल है उसके अंदर ये स्मॉल साइड में होते हैं। ये रहा हमारा दूसरा वॉक्यूल, ये तीसरा वॉक्यूल, ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखाया पूरा प्लांट सेल, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा प्लांट सेल है। तो आइए इन सभी सेल्स के जितने भी हमने पार्ट्स देखे, इन सभी को हम वन बाय वन एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको जो स्लाइड मैंने बनाई है उस पर लेके चलता हूं, और उस स्लाइड के थ्रू मैं आपको सारे ऑर्गेनल्स की डिस्क्रिप्शन वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। थिन फ्लेक्सिबल बाइलेयर, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन होती है हमारी, जो कि इस तरीके की होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारी आउटर मेम्ब्रेन, जैसे कि प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, ठीक है। वहीं पे एनिमल सेल के अंदर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, देखिए यहां पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, जो भी मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट करते हैं फ्रॉम द सेल, उसके अंदर आते हैं या फिर बाहर जाते हैं, उन सभी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है। जो भी हमारे मटेरियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं सेल की ग्रोथ के लिए, या फिर न्यूट्रिएंट्स कह लो आप उनको, उन सभी को सिलेक्टिव मेम्ब्रेन्स के थ्रू, इनके बीच में जो ये होल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनके थ्रू इनको एंटर करती है यहाँ से, ठीक है। अब मान लो जैसे कि कोई न्यूट्रिएंट है, ठीक है, वो आया, अब वो इसके अंदर एंटर करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए, ठीक है। तो ये हमारा काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आइए इसकी डेफिनेशन भी हम समझ लेते हैं एक बार। ठीक है। फंक्शन क्या करती है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सिलेक्टिव परमिएबिलिटी होती है इसकी, कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस, अलाउ ओनली सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स। कुछ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही एंट्री प्रोवाइड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रोटेक्शन करती है, एक्ट्स एज फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर की तरह यहां पे एक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है सेल कंटेंट्स को, ठीक है, लॉस होने से या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। सेल कम्युनिकेशन कराती है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन क्रिएट करती है, जिसको हम रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्ड टू केमिकल सिग्नल्स। मतलब अगर एक सेल है और यहाँ पे दूसरा सेल प्रेजेंट है, तो इनके बीच में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी कर सकती है। एनर्जी जो है वो ट्रांसफर भी कर सकती है, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन दी
टू सेल्स। इसी प्रोसेस को हमने कहा यहाँ पे, मान लीजिए जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ से एनर्जी इस सेल में ट्रांसफर कर देगी, या फिर इस सेल में अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो यहाँ से ट्रांसफर कर देगी। इसी को हम कम्युनिकेशन बिटवीन दी सेल्स भी कहते हैं। सेल वॉल, सेल वॉल का क्या काम होता है? और सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। इसका स्ट्रक्चर होता है द सेल वॉल इज अ रिजिड नॉन लिविंग लेयर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल ओनली। ये सिर्फ प्लांट सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इट इज ए प्राइमरीली कंपोज ऑफ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रस, ठीक है, अरेंज्ड मैश लाइक पैटर्न प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू द सेल। ये सेल को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, साथ ही में उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। फंक्शन क्या क्या होते हैं? द सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल इंजरी एंड पैथोजेंस। जो पैथोजेंस होते हैं, जो ऐसे बैक्टीरियाज जो सेल को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, उन सभी से इनको प्रोटेक्ट करती है। मेंटेन द डेफिनेट शेप ऑफ द सेल। अब सेल की शेप को मेंटेन रखने के लिए ही सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब इसीलिए हमारी जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। सो दैट्स व्हाई जो प्लांट सेल की शेप होती है वो रेगुलर होती है और एनिमल सेल की जो शेप होती है वो इररेगुलर होती है। प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन। सेल है, मान लो कोई सेल है, अब ये जो हमारा यहाँ पे सेल दिया हुआ है, इसकी ये जो आउटर लेयर है इसको हम सेल वॉल कहेंगे, ठीक है। अब ये सेल वॉल क्या करती है? इसको एक्स्ट्रा एक्सपेंशन से भी सेव करती है कि किसी भी जो हमारे सेल है वो एक्स्ट्रा एक्सपेंशन ना हो उसके अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सपेंशन अगर होगी तो सेल का साइज ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन में किसकी न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम होगी, ऑर्गेनेल्स को वर्क करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए एक्सपेंशन को भी प्रोटेक्ट करती है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक होने वाला है यहाँ पे। डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि जब भी हमारी किसी लो कॉन्सेंट्रेशन या हायर कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएंस आता है उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा डिफ्यूजन दिया हुआ है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मतलब के नो एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एक्सचेंज इन द लंग्स एंड सेल्स, जो हमारा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सेल को, अब देखिए हम ब्रीदिंग करते हैं, हमारी सेल्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जो ऑक्सीजन होगा O2 वो हमारे लंग्स के थ्रू, ठीक है, हमारे सेल्स में जाएगा। अब सेल्स अगर हमारे ऑक्सीजन को स्टोर करेंगे जब भी तो उनको एनर्जी मिलेगी, उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और CO2 भी रिलीज करते हैं हमारे ब्लड के थ्रू। अब जो सेल्स होते हैं वो CO2 को रिलीज करते हैं और वो ब्लड में मिक्स होती है, उसके बाद ही तो वो बाहर आती है हर एक सेल से मिक्सअप होके। तो यही हमारा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग अगर एक्टिविटी कोई भी कर रहे हैं तो वो उनके ऑर्गन्स कर रहे हैं, ऑर्गन्स की भी बेसिक यूनिट टिश्यूज है, उनकी बेसिक यूनिट सेल्स है। तो सेल्स के फंक्शन का ही जो हम परफॉर्मेंस करते हैं वो सब सेल के बेसिस पे ही होता है, इसीलिए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, वाटर एब्जॉर्ब्स द रूट हेयर ऑफ सेल्स। अब जो वाटर है वो भी सेल्स के थ्रू स्टोर होता है, ठीक है, मतलब कि जो H2O होगा वो भी हमारा सेल्स को हेल्प करेगा, ठीक है, सर्वाइव करने में। और सेमी प्रीमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू पास आउट होता है हमारा जो क्या होता है, वाटर होता है, वो सेल भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है, देखिए प्लांट जो होते हैं हमारे वो तो उसमें फ्लोएम और जाइलम दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, वो भी सेल से बने होते हैं। अब वो क्या परफॉर्म करते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट भी होती है सेल को, तो वही ट्रांसपोर्टेशन जो होता है हमारे वाटर का इन दी प्लांट सेल, उसी को यहाँ पे कहा गया है। एनिमल सेल में भी ये ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो ज्यादा परफॉर्मेंस इसका जो लो सॉल्यूट टू हायर सॉल्यूट होता है कॉन्सेंट्रेशन में, वो हमारा प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में हम सब लोग जानते हैं, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल, राइट। न्यूक्लियस जो होता है वो ब्रेन होता है किसी भी सेल का। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस दिया हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस के सेंटर में प्रेजेंस होता है वो हमारा न्यूक्लियोइड्स होते हैं, ये डीएनए को भी कैरी करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम न्यूक्लियस की डेफिनेशन भी देखेंगे और न्यूक्लियस को हम एक एक पॉइंट इसका एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझेंगे कि न्यूक्लियस किस चीज में हेल्प करता है और न्यूक्लियस की प्रेजेंस क्या वैल्यूएबल होती है एक सेल में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप्स डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के साथ ये यहां पे क्रिएट होता है, ठीक है। डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, पोर्स होते हैं इसके अंदर, कंट्रोल करता है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही ब्रेन ऑफ सेल है, यही कंट्रोल करेगा एक्टिविटीज को, क्योंकि सेल का जो ब्रेन होता है वो तो न्यूक्लियस ही होता है। न्यूक्लियस डेंस स्फेरिकल बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस, साइट ऑफ राइबोसोम्स आरएनए, आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए होता है हमारा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल कैरी करता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स को, जो कि डीएनए हमारा होता है, ठीक है। डीएनए एंड प्रोटीन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब हमारा सेल डिवीजन होगा, मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, अब वो डिवाइड होगा दो सेल्स में, ठीक है, तो ये जो फर्दर डिवीजन होगा, मान लीजिए इसमें 100% डीएनए, ठीक है,
तो जो डीएनए का शेयरिंग होगा वो दोनों में 50-50% हो जाएगा। दोनों में जो हमारा डिफरेंशिएशन होगा, कुछ डीएनए के मटेरियल्स यहां पे जाएंगे, कुछ डीएनए के मटेरियल्स यहां पे जाएंगे। इसी को कहते हैं हम, जो डिवीजन ऑफ सेल होता है हमारा, वो डीएनए हेरिडिटरी को भी शेयर करता है। फंक्शंस कंट्रोल द सेंटर, रेगुलेट्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, सभी को ये परफॉर्म करने में हेल्प करता है न्यूक्लियस। डीएनए स्टोरेज करता है, राइबोसोम्स सिंथेसिस करता है। तो न्यूक्लियस जो होता है हमारा, वो ब्रेन ऑफ सेल होता है और ये काफी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जो आपने यहाँ पे देखे। आप इन सबको जरूर नोट कर लीजिएगा। क्रोमोसोम, डीएनए, जीन। जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो कैरी करता है डीएनए मटेरियल्स को हेरिडिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब देखिए, डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल फाउंड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मिलता है हमारा जो डीएनए का मटेरियल होता है, ठीक है। और ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस तरीके से कुछ हमारा डीएनए होता है, ठीक है। ये हमारा डीएनए यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। ईच क्रोमोसोम कैरीज सेगमेंट ऑफ कॉल्ड जीन्स। अब हर एक जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो जीन को भी कैरी करता है। द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी, जो जीन होता है हमारा, वो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे दी हुई है, आप इस लाइन को जरूर मार्क कर लेना, ठीक है। ये जो लाइन यहाँ पे दी हुई है, द हायरार्की ऑफ डीएनए क्रोमोसोम इज, सबसे पहले हमारा डीएनए होता है फर्स्ट, फिर हमारा क्रोमोसोम होता है, उसके बाद हमारा जीन होता है, फिर हमारे ट्रेट्स होते हैं जिनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए एक ब्रीड ऑफ कोई एक वैरायटी ऑफ प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट्स की कितनी डाइवर्सिटी होती है, बहुत डाइवर्सिटी होती है। अब जैसे मैंगो का ट्री है, तो वो मैंगो, उससे हम अगर उस मैंगो के फ्रूट से, उसके सीड से अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, हम उगाएंगे एक फ्रूट, तो क्या उगेगा? मैंगो ही उगेगा, ठीक है। एप्पल या गोवा थोड़ी उगेगा। यही चीज है ट्रेट्स। ट्रेट्स मतलब सिमिलर टू दी पेरेंट सेल। पेरेंट सेल जो होगा, उसी की ऑफस्प्रिंग जो होगी, उसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। इसी को हम कहते हैं जेनेटिक हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब न्यू डार्विन की एक थ्योरी थी, न्यू डार्विन की एक थ्योरी थी, ठीक है। न्यू डार्विन जी ने कहा था, ये एक बहुत ही बायोलॉजिस्ट थे, हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिस्कवरी बताई थी लॉ ऑफ ट्रेड्स। इन्होंने ही एक्सप्लेन करा था हमारा लॉ ऑफ ट्रेड्स। लॉ ऑफ ट्रेड्स के बारे में इन्होंने बताया था न्यू डार्विन ने। इट मींस जो हमारे इवोल्यूशन करेंगे सेल, ठीक है। अब जो भी डीएनए मटेरियल ट्रांसफर होगा फ्रॉम द पेरेंट सेल टू ऑफस्प्रिंग सेल, अब जो ऑफस्प्रिंग सेल्स होंगे वो जो इवोल्यूशन करेंगे, वही इवोल्यूशन ट्रांसफर होगा उनकी न्यू जनरेशन में। मतलब फर्स्ट जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यही होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद है जीन डिटरमाइंस एन ऑर्गेनिज्म ट्रेट्स बाय डायरेक्टिंग दी प्रोटीन सिंथेसिस, ईच जीन कोड्स ऑफ स्पेसिफिक। अब देखिए यहाँ पे जो पेयर्स ऑफ हमारे जीन होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 हमारे पेयर्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो 2 पेयर्स हो गए, और 20,000 टू 25,000 जीन्स कैरी करता है ह्यूमन बॉडी में। ये ह्यूमन बॉडी की वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस। जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस जो हमारा होता है साइटोप्लाज्म, वो सेल के अंदर, ये देखिए यहां पे आपको दिख रहा है, ये जो जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस है, ये हमारा क्या है? ये ही तो हमारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है, जहां पे भी हमारा साइटोप्लाज्म होगा, इट इज ए कंपाउंड ऑफ वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑल सेल्स ऑर्गेन्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर सस्पेंडेड विद द साइटोप्लाज्म। इसी के अंदर सारे होते हैं, है ना। जो हमारे जितने भी ऑर्गेनल है, देखिए यहां पे भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड होता है, और ये एक कनेक्शन बिल्ड करता है सभी ऑर्गेनल्स के बीच में। साइटोप्लाज्म जेली लाइक फ्लूइड सेल के अंदर भरा होता है, और एक कनेक्शन बिल्ड करता है बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल, ठीक है। दैट फिल्स द सेल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये भी याद रखना, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में फिल्ड होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे दो तरीके के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आइए इनको भी समझते हैं। RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबसे पहले हैज राइबोसोम्स। इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं? अटैच ऑन इट्स सरफेस गिविंग रफ अपीयरेंस। की फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। देखिए यहां पे प्रेजेंट है हमारे इस तरीके से RER, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। ये जो रफ क्रिएट इसको अपीयरेंस देते हैं, ये होते हैं हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनका जो काम होता है वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं ये, एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मेड अप हियर गोल्गी अपैरेटस फॉर पैकेजिंग। पैकेजिंग के लिए गोल्गी अपैरेटस के पास भेज देते हैं, ठीक है। और ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को। SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे नो राइबोसोम्स ऑन द सरफेस, इसके सरफेस पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, अपीयर्स स्मूथ, इसीलिए तो इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है।
की फंक्शन लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। अब ये लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस करता है। देखिए मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे इन दोनों में, जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और जो हमारा स्मूथ एसईआर है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा लिपिड, ठीक है, एंड स्टेरॉइड्स इनको सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये आप मेन इसके अंदर डिफरेंस जो है, ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डिफरेंस आ जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स एंड पॉइजंस, कैल्शियम एंड स्टोरेज, और ठीक है, तो ये लिपिड और स्टेरॉइड्स को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। राइबोसोम्स, व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स होते क्या है? देखिए अभी हमने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो राइबोसोम्स से अटैच्ड होता है। ठीक है, अब देखते हैं राइबोसोम्स क्या करते हैं। राइबोसोम्स की लोकेशन क्या होती है? राइबोसोम्स आर फाउंड अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमारा राइबोसोम्स कनेक्टेड होता है। ये देखिए कैसे कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये डीएनए मटेरियल के बाहर है, ठीक है, ये कनेक्टेड है हमारे राइबोसोम्स यहाँ पे, ठीक है, RER forming rough appearance and also float freely in the cytoplasm. Both types of एक्टिविटीज साइट्स प्रोटीन असेंबली इन द सेल। अब जो हमारे राइबोसोम्स होते हैं ये भी तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। क्यों? राइबोसोम्स कैरी आउट द प्रोटीन सिंथेसिस बाय रीडिंग द आरएनए असेंबलिंग एमिनो एसिड्स इनटू पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड की हेल्प से ये एमिनो एसिड इनटू पॉलीपेप्टाइड में क्रिएट करते हैं। अब जो हमारे एमिनो एसिड्स होंगे उनको पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेगा राइबोसोम्स। इसका मेन फंक्शन यही होता है। मेमोरी, ठीक है, यहां पे आप याद रख सकते हैं राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं इसको। राइबोसोम्स को आप सिंपली कह सकते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन्स की फैक्ट्री है ये प्रोटीन ही प्रोटीन प्रोवाइड करता है सेल को। ठीक है, अब यहां पे क्या है, दे मैन्युफैक्चर ऑल द प्रोटीन नीडेड फॉर द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल के स्ट्रक्चर के लिए, सेल के फंक्शन के लिए सारी प्रोटीन की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? राइबोसोम्स की होती है। राइबोसोम्स अटैच किससे होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो हमारे होते हैं वो मैंने पिछली स्लाइड में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करे हैं, वो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा लिपिड और स्टेरॉइड सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑर्गेनल हमारा होने वाला है गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस क्या होता है? ठीक है, क्या हेल्प करता है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, अब ये हम समझते हैं। स्ट्रक्चर, क्या इसका स्ट्रक्चर है? द गोल्गी अपरेटस कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेड मेम्ब्रेन बॉन्ड सैक्स, ठीक है, कॉल्ड सचने कहते हैं इसको हम। और ये क्या करता है, टू डिस्टिंक्ट फेसेस होते हैं इसके। ठीक है, एक हमारा सिस फेस होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या वर्क क्या होता है गोल्गी अपरेटस का? गोल्गी अपरेटस एक्ट एज ए सेल पोस्ट ऑफिस। ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हैं। मतलब कि मैंने आपको बताया राइबोसोम्स सिंथेसिस करते हैं प्रोटीन को, और डिस्पैच करने का काम जो होता है, ठीक है, टू देम फ्रॉम द टू द डेस्टिनेशंस, वो हमारा काम गोल्गी अपरेटस का होता है। ये क्या करता है, मान लीजिए राइबोसोम्स ने क्रिएट किया, सिंथेसाइज किया प्रोटीन को, तो प्रोटीन को कैरी आउट करना वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, किसी भी ऑर्गेनल को प्रोवाइड करना, जो काम होता है वो हमारे गोल्गी अपरेटस का होता है। एज अ डिलीवरी बॉय ये काम करता है। ठीक है, डिलीवरी कोरियर की तरह ये काम करता है। ठीक है, जैसे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट प्रोवाइड करता है हमारे प्रोटीन को। की रोल इंक्लूड प्रोटीन मॉडिफिकेशन, ग्लाइकोसिलाइजेशन और पैकेजिंग। ठीक है, वेसल्स में सिक्रीशन करता है मटेरियल्स का, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाता है। किसी एक, मान लीजिए किसी ऑर्गेनल को बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, तो गोल्गी अपरेटस उसको कैरी करेगा, राइबोसोम से प्रोवाइड करेगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेन को, ठीक है, जिसको भी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। और ये क्या करेगा, मॉडिफिकेशन सिक्रीशन भी करेगा उसी के साथ साथ, ठीक है, पैकेजिंग भी करेगा। ये सारे काम जो होते हैं वो हमारे गोल्गी अपरेटस के होते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सेल, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर बेसिक लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है, तो वो कुछ वेस्ट मटेरियल भी रिलीज करेगा। क्योंकि जब न्यूट्रिएशंस का या न्यूट्रिएंट्स का जब भी कोई डिकम्पोजिशन करेगा और उसकी एनर्जी यूटिलाइज करेगा, तो वेस्टेज भी वहां पे प्रोड्यूस होगी। लाइसोसोम्स जो होते हैं हमारे, द मेम्ब्रेन बॉन्ड वेसल्स होते हैं ये सेक्स में यहाँ पे। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, डाइजेस्ट एंड ब्रेक डाउन दी बॉन्ड आउट ऑर्गेनल्स। मतलब जो भी हमारे ऑर्गेनल्स डिस्ट्रॉय हो गए या खत्म हो गए, उन सभी को ये वेस्टेज की तरह कैरी आउट करता है, उसके बाद एक सुसाइडल बैग की तरह ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, फूड पार्टिकल्स हो एंड फॉरेन मटेरियल्स, जितने भी बाहर के मटेरियल्स होते हैं उन सबको भी ये कैरी आउट करके ब्लास्ट होकर सुसाइडल बैग की तरह वर्क करता है। इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स कहा जाता है। ठीक है, दे रिमूव द वेस्ट, वेस्ट को हटाता है एंड प्रोटेक्ट द सेल। लाइसोसोम्स सेल गार्बेज डिस्पोजल आप कह सकते हैं। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइसोसोम्स, तो इज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल एंड गार्बेज डिस्पोजल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिक जो फंक्शन परफॉर्म करता है आपको पता ही है, इट्स अ पावर हाउस ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हैव डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, स्मूथ आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, डीएनए एंड राइबोसोम्स कंटेनिंग मैट्रिक्स होते हैं इसके अंदर।
अब फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, एटीपी प्रोडक्शन करता है, ठीक है, एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पे एनर्जी एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, वेयर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू रिलीज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट करता है और पावर प्रोवाइड करता है सेल को। तो जब भी सेल की बात होती है तो उसका जो पावर हाउस होता है वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये आप याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स। अब देखिए प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स हमारे जनरली जो प्रेजेंट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लांट सेल में होते हैं, ठीक है, प्लांट सेल में हमेशा प्रेजेंट होगी। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, ग्रीन कलर प्लास्टाइड दैट हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्रीन कलर प्लांट का होता है, ठीक है, जिसको हम क्लोरोफिल भी कहते हैं कुछ लोग, ठीक है, क्लोरोफिल भी कह सकते हो आप लोग। क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है वो हमारा किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है ये हमारा फ्लावर को, फ्रूट्स को, सबको कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। तो वो तीनों मैंने यहाँ पे आपको दिए हुए। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टाइड होता है, ऑयल, स्टार्च और प्रोटीन को कैरी आउट करता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो प्रेजेंट होते हैं ये सभी प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पे डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वॉक्यूल्स, वॉक्यूल्स 90% सेल वॉल्यूम को कवर अप करता है, ठीक है। सो प्लांट सेल हैव ए लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल ऑक्यूपाइंग 90% ऑफ दिस सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम की 90% जो स्पेस है उसको कौन कवर करता है, वॉक्यूल्स कवर करते हैं। वॉक्यूल्स कवर करते हैं, इसका मतलब वॉक्यूल जो है वो एक वेयर हाउस ऑफ सेल है विच सेव्स दी मिनरल्स, वाटर, प्रोटीन्स, ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल्स सबको अपने पास सेव करता है एज अ वेयर हाउस, ठीक है। सो अगर प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ पे स्टोर्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू दी सेल। अब एनिमल सेल में इसकी क्या हेल्प होती है, एनिमल सेल कंटेन सेवरल स्मॉल वॉक्यूल्स यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज। यहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज होती है इन कंपैरिजन टू प्लांट सेल। हमारा जो एनिमल सेल्स के अंदर वॉक्यूल प्रेजेंट होता है वो बहुत स्मॉल साइज में होता है। फूड, वाटर, वेस्ट, दे हेल्प एज ए इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड मेंटेनिंग सेल होमोस्टेसिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और मेंटेन करता है किसी भी एक प्लांट के सेल के जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है, उन सभी ऑर्गेनल्स को जो वेयर हाउस से प्रोडक्शन मिलती है वो हमारे वॉक्यूल्स के थ्रू मिलती है। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वॉक्यूल से यहाँ से जो है हमारे गोल्गी एपरेटस कैरी आउट करेंगे वॉक्यूल के स्टोरेज से और प्रोवाइड करेंगे जो भी ऑर्गेनल को हमारे रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, वो हमारे वॉक्यूल्स के थ्रू, क्योंकि यही एक वेयर हाउस ऑफ द सेल होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो अब हमारा ये चैप्टर के मेन टॉपिक सभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर की। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए हैं वो सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल ऑर्गेनल्स समरी, सबसे पहले न्यूक्लियस आपको याद होना चाहिए विच इज ब्रेन ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। गोल्गी एपरेटस जो होता है हमारा वो ट्रांसफर करता है किसका, पैकेजिंग एंड डिलीवर्स दी, ठीक है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन फ्रॉम वॉक्यूल्स टू दी रिक्वायर्ड, जिसको भी रिक्वायर्ड हमारा ऑर्गेनल होगा, जिसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है, लाइसोसोम्स हमारे सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारे प्लास्टाइड्स होते हैं ये हमारे तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, उसके बाद हमारा होगा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ये अभी हमने देखे थे यहाँ पे। वॉक्यूल जो होता है वो हमारा स्टोरेज होता है, ठीक है, स्टोरेज करता है सभी मिनरल्स की, वाटर की, जितने भी हमारे प्रोटीन क्रिएट होता है उन सभी की, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी डायग्राम्स। एनसीईआरटी के मैंने इंपॉर्टेंट सभी डायग्राम यहाँ पे क्रिएट किए आपके लिए। देखिए प्लांट सेल का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। प्लांट सेल आपके ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप डायग्राम सभी आपको याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। एनिमल सेल का डायग्राम आपको याद होना चाहिए, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का डायग्राम आपको याद होना चाहिए। एनिमल सेल में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो न्यूक्लियस है, जैसे कि मैंने आपको भी वीडियो में दिखाया। अब मैं आपको समरी ऑफ द चैप्टर बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम, उसमें से आप जरूर ड्रॉ कीजिएगा उनको, ठीक है। तो जैसे आप पूरा चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, तो आइए आप देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन करे हैं, और समरी ऑफ द चैप्टर हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। तो डिफाइन सेल, सबसे पहला क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज सेल, डिफाइन द सेल, और फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल क्यों कहा जाता है सेल्स को, ठीक है, फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है सेल्स को, ठीक है। नेम ऑफ टू सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे आपको बताने, उनके फंक्शंस आपको राइट डाउन करने।
उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा आपको कि प्लांट सेल, ठीक है, एंड एनिमल सेल में आपको डिफरेंस बताना है। ये क्वेश्चन तो आपका जरूर पेपर में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन की आप जरूर तैयारी कीजिए, याद करिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट ऑट्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लेटेस्ट आपके एग्जाम्स के हमें ट्रेंड में मिल रहे हैं, तो ये मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे आपके मैंने यहाँ पे पेस्ट किए हैं और बनाए हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए। तो व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों? क्योंकि वो एटीपी प्रोडक्शन करता है। जब भी आप आंसर लिखे व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज एटीपी प्रोडक्शन करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ऑस्मोसिस हेल्प्स टू एब्जॉर्ब वाटर इन द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। जो हमारा ऑस्मोसिस होता है वो हमारा वाटर को एब्जॉर्ब करने में कैसे हेल्प करता है सॉइल टू प्लांट के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, कॉमन मिस्टेक, देखिए कुछ स्टूडेंट बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ टॉपिक्स के बीच में कि क्या डिफरेंस है प्लांट सेल में, ठीक है, और एनिमल सेल में। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी कंफ्यूजन रहती है। जैसे सेल वॉल का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच के अंदर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉन लिविंग लेयर मेड ऑफ सेल्यूलोज ये हमारी होती है और रिजिड होती है, ये हमारी सेल वॉल होती है। वहीं पे जो फ्लेक्सिबल होती है और लिविंग लेयर प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, जो सभी सेल में प्रेजेंट होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगी, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इन सब में डिफरेंस क्या है? देखिए मैंने आपको अभी प्रीवियस बताया है अभी रिसेंटली कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं प्लांट्स की। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो फ्रूट और फ्लावर को कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो हमारे कलरलेस होते हैं, वो हमारा फैट, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन इन सबको कैरी करते हैं प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने कुछ ट्रिक बनाई है आपके लिए, बहुत इजी ट्रिक है सभी ऑर्गेनल्स को याद करने के लिए। इस ट्रिक से आपको इजीली सारे ऑर्गेनल्स याद हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट को पढ़िए यहां पे, नेवर लेट monkeys ईट बनानास। एन से न्यूक्लियस, एल से लाइसोसोम्स, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बी से गोल्गी बॉडीज। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, नेवर लेट monkeys ईट बनानास। इससे आपकी सारी के सारे आपको मोस्टली यहां पे आपको सारे ऑर्गेनल्स याद हो गए हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम आप लोग भूल जाते हैं कि क्या क्या ऑर्गेनल है, तो ये जरूर याद रखना, नेवर लेट monkeys ईट बनानास, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनल्स आपको याद आ जाएंगे। चैप्टर माइंड मैप क्या था, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। हमने पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्लेंडियन जो हमारे सचवान थे, उन्होंने ऑल लाइफ सेल्स से बने हुए, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। टाइप्स, प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक सेल्स के टाइप्स देखे हमने। ऑर्गेनल हमने पढ़े, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है, सारी एक्टिविटीज प्लांट सेल की या एनिमल सेल, दोनों में से किसी की भी हो। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोडक्शन करता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिंथेसाइज करता है, ठीक है। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन क्रिएशन करता है। वॉक्यूल्स एज अ वेयर हाउस ऑफ सेल वर्क करता है ना। उसके बाद लाइसोसोम्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सुसाइडल सुसाइडल बैग्स भी होते हैं हमारे, इनको सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन हमने पढ़ा, ऑस्मोसिस हमने पढ़ा, डिफ्यूजन हायर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोसिस हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है, इन प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे काफी डेफिनेशंस को हमने एक्सप्लोर किया, लर्न डायग्राम्स भी हमने पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्विक रिवीजन, यहां पे हम क्विक रिवीजन करेंगे जल्द से जल्द। सेल डेफिनेशन आपको याद करनी है, सेल थ्योरी, डिफरेंस बिटवीन प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक, प्लांट सेल की डेफिनेशन, एनिमल सेल्स, ठीक है, की ऑर्गेनल्स, प्रोसेसेस क्या क्या है, एग्जाम टिप्स, यही मैं आपको दूंगा कि जब भी कोई आंसर लिखे वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखे, और जो भी आंसर आप लिखने जा रहे हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको लिखना है, ठीक है। अब आपके लिए कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन है यहाँ पे। पावर हाउस ऑफ द सेल, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं बट आप लोग कमेंट में भी इसका आंसर दीजिएगा। हु प्रपोज सेल थ्योरी, ठीक है, इसका नाम बताइए आप, यहां पे दिया हुआ है स्लेडियन एंड सचवान। सेल ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। लार्जेस्ट ऑर्गेनल इन सेल, ठीक है, इन प्लांट सेल, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है प्लांट सेल में, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। सेल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स, सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, लाइसोसोम्स, ठीक है, यहां पे हमारा राइबोसोम्स दिया हुआ आंसर, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन हेल्प करता है, प्रोकार्योटिक्स लैक्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उनके अंदर, ठीक है। असर्शन रीजंस के क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे आपको, देखिए, ठीक है। असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, रीजन आपको दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल्स। यस, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। जो आर है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी प्रोडक्शन करता है, ठीक है, और हेल्प करता है एनर्जी रिक्वायरमेंट में फॉर ऑल ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। प्लांट सेल हैव रिजिड सेल वॉल बट एनिमल सेल डू नॉट हैव, बिल्कुल सही बात है। जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास एक सेल्यूलोज की बनी हुई नॉन लिविंग लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, और एनिमल सेल के पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है।
सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चंस, देखिए सीबीएसई के बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे जो मैंने लाए यहाँ पे आपके लिए मेंशन करे हैं, ठीक है। यहाँ पे विच ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट सेल, एक्सप्लेन ऑस्मोसिस एंड रिकवरी ऑफ द विल्टेड प्लांट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें आपको प्लांट सेल के ऑस्मोसिस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है और मेंटेनिंग द टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट सेल, मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है टू मेंटेनिंग टर्जिडिटी ऑफ द प्लांट सेल, ये आपको एक्सप्लेन करना है। हिंट है, लार्ज सेल वॉक्यूल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस, ट्रिगर प्रेशर इंक्रीज सेल बिकम रिजिड एंड प्लांट्स स्टैंड अप अपराइट। ये हेल्प करता है प्लांट को स्टैंड अप रहने में, अपराइट और रिजिड बनाता है प्लांट्स को। उसके बाद यहां पे भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द ऑर्गेनल दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी तो प्रोवाइड माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है एटीपी प्रोडक्शन के साथ, सेलुलर रेस्पिरेशन यहां पे करता है, मोर एक्टिव सेल्स नीड मोर माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऐसे ही आपको आंसर्स को एक्सप्लेन करना है बहुत ही अट्रैक्टिव वे में, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए क्या क्या आए थे, प्लांट सेल का डायग्राम बनाने को आया था पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो 6 ऑर्गन्स मेनली आपको यहाँ पे दिखाने, 6 ऑर्गन आपको शो करने हैं वहां पे और उनकी डेफिनेशंस भी आपको लिखनी होगी। एक्सप्लेन सेल थ्योरी, नेम्स द साइंटिस्ट हु कंट्रीब्यूट टू इट, ठीक है। स्टेट 3 मेन पोस्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी मेंशन इन द कंट्रीब्यूशन, ठीक है। स्कैंडियन के ऊपर आया, सचवान के ऊपर आया, ठीक है, विस्टो के ऊपर आया। ये क्वेश्चंस आते हैं, जरूर आएंगे, पीवाईक्यू में भी आए थे क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस को जरूर आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और आगे हम आपके लिए और वीडियोस लेके आते रहेंगे, ठीक है। आई होप कि इस वीडियो से आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपके एग्जाम में ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट्स के साथ वीडियोस, शॉर्ट्स और ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।